आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको कूलिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि ये जो कूलिंग सिस्टम है, इंटरनल कंबशन के जो इंजन जो होते हैं, इनमें ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और इनका जो कार्य है किस तरह से होता है, आज मैं आपको बताऊंगा। इंजन सिलेंडर के अंदर जब जो ईंधन है वह कम्बशन चेंबर में जब उसको जलाया जाता है तो इस सिलेंडर का जो तापमान है बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस इंजन सिलेंडर के अंदर का जो ताप है वह विकसित हो जाता है। इस ताप से जो इंजन के जो कल पुर्जे हैं, जो चल कर पुर्जे हैं, जैसे कि पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, उसमें जो बेयरिंग होते हैं, ये सभी अपने आयतन में वृद्धि कर जाते हैं। सबसे अधिक जो ताप झेलने वाला या एक्सेप्ट करने वाला जो पार्ट होता है वो पिस्टन होता है। ये पिस्टन जो है अपने आयतन में वृद्धि कर जाएंगे, अधिक ताप को सहन नहीं कर पाएंगे और इस सिलेंडर के अंदर इस पिस्टन को ऊपर नीचे ये फिसल करके जब चलता है, इनके बीच में, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप होता है, क्लियरेंस होता है, बहुत कम होता है। ये जो क्लियरेंस है इस पिस्टन के आयतन के वृद्धि कर जाने से वो समाप्त हो जाएंगे और पिस्टन जो है सिलेंडर में जाम हो जाएगा। इसको हम सीज होना कहते हैं और इंजन जो है वह काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा जो चल पुर्जे होते हैं उनके जो लुब्रिकेंट जो है उनको लुब्रिकेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दो पार्टों के बीच में जो लुब्रिकेंट है, जो चल पुर्जे होते हैं उनके बीच में एक गैप होता है, उस गैप को जो लुब्रिकेंट है वो ऑयल जो है वो कवर करता है। तो ये जो लुब्रिकेंट है वो अपनी जो परत है वो नहीं बना पाएगा, वो फिल्म जो है वह टूट जाएगा और इस मेटल का जो कांटेक्ट है उसके अधिक होने से, संपर्क अधिक बनने से जो घर्षण है उसको बढ़ावा मिलेगा, टेम्परेचर में और वृद्धि होगी, पार्ट जो है वह खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जो इंजन का जो उच्च तापमान है उसको कम करने की आवश्यकता होती है। इंजन का एक कार्यकारी तापमान लगभग 80 से 85 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस वर्किंग टेम्परेचर पर जो इंजन है वह ठीक तरीके से अपना कार्य कर पाता है। इस ताप से, अगर ताप जो है उसको नियंत्रित नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा अगर ताप हो जाता है, जो ईंधन के जलने से कंबशन चेंबर के अंदर का जो ताप है वो 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है लगभग। तो उसको अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो जो इंजन के जो कल पुर्जे हैं वो आयतन में वृद्धि होने से सीज हो जाएंगे, एक दूसरे में फंस जाएंगे, जाम हो जाएंगे। तो इस ताप को नियंत्रित करने के लिए दो विधि प्रयोग की जाती है, जिसको हम डायरेक्ट कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग। जो डायरेक्ट कूलिंग है इसके अंतर्गत हम एयर, हवा का प्रयोग करते हैं और जो इनडायरेक्ट कूलिंग है इसमें वाटर का, पानी का उपयोग करते हैं इंजन के ताप को नियंत्रित करने के लिए। जो डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है जिसको हम एयर कूल्ड सिस्टम भी कहते हैं, ऐसे जो इंजन है उसको हवा के माध्यम से उसके ताप को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए इंजन सिलेंडर और जो ब्लॉक है उसके बाहरी हिस्से पर हमें एयर फिन्स बनाने होते हैं। इस तरह से सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बाहरी हिस्से पर फिन्स बनाए जाते हैं, एयर फिन्स। ये जो है एयर फिन्स है, जिस मटेरियल से सिलेंडर हेड अथवा जो ब्लॉक बनाया जाता है उसी मटेरियल का जब उसको कास्ट किया जाता है तो उसके साथ ही इसको डिज़ाइन कर लिया जाता है एयर फिन्स को। इसको बनाने से जो सिलेंडर हेड अथवा जो ब्लॉक है उसका वायुमंडल से जो संपर्क एरिया है, जो क्षेत्र है, वह बढ़ जाता है और कंबस्टन चेंबर का जो ताप है सिलेंडर अथवा सिलेंडर ब्लॉक अथवा जो सिलेंडर हेड है
उसके द्वारा जो अवशोषित किया गया उस ताप को वह वायुमंडल में विसरित कर देता है और इस तरह से इंजन का जो ताप है उसको नियंत्रित करता है। ऐसे इंजन जो किसी निश्चित स्थान पर स्थिर है, मतलब किसी वाहन के साथ में जिसको फिट नहीं किया गया है, किसी जमीन पर ही स्टेशनरी इंजन की तरह उसको फाउंडेशन कर दिया गया है, उसमें ऐसे इंजनों पर जो इसके जो एयर फिन्स जो होते हैं उनमें हवा का क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसमें ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। ब्लोअर एक फैन होता है जो क्रैंक शाफ्ट से रोटेट होता है। इस ब्लोअर को इस तरह से संयोजित किया जाता है कि क्रैंक शाफ्ट पर फिट हो करके वह अपनी हाउजिंग अथवा जो कवर है उसके माध्यम से जो वायुमंडलीय हवा है उसको इकट्ठा करके सिलेंडर हेड के जो फिन्स हैं और जो ब्लॉक के जो फिन्स हैं उन पर वह छोड़ता है। इससे अधिक जो हवा है सिलेंडर हेड के जो फिन्स हैं और ब्लॉक के जो फिन्स हैं उन पर फ्लो हो करके इसके जो ताप होते हैं उसको अवशोषित करके वायुमंडल में विसरित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम या एयर कूल्ड सिस्टम जो है वह कार्य करता है। इसमें दूसरा है इनडायरेक्ट कूलिंग, जिसके अंतर्गत हम पानी का प्रयोग करते हैं इंजन के ताप को नियंत्रित करने के लिए। इसको वाटर कूल्ड भी कहते हैं। इस तरह के जो इंजन होते हैं उसके सिलेंडर हेड अथवा जो सिलेंडर ब्लॉक है उसमें वाटर जैकेट्स बनाए जाते हैं। जब सिलेंडर हेड अथवा जो सिलेंडर ब्लॉक है उसको जब कास्ट किया जाता है, ढाला जाता है, बनाया जाता है, तो सिलेंडर ब्लॉक अथवा जो सिलेंडर हेड है उसके अंदरूनी जो हिस्से होते हैं सिलेंडर के चारों तरफ एक खोखली स्थान होता है जिस पर जो पानी है अथवा जो कूलेंट है वो उस खोखले हिस्से पर सर्कुलेट करता है सिलेंडर ब्लॉक के चारों तरफ और जो सिलेंडर है उसके चारों तरफ और जो हेड है उसमें, ताकि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक पे जो ईंधन के जलने से जो बहुत ज़्यादा ताप जो विकसित हुआ है उसके अवशोषित करने से जो पिस्टन है, सिलेंडर है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उस ताप को ये जो पानी है अवशोषित कर लेता है और उसको वापस ठंडा होने के लिए बाहर रेडिएटर में भेजता है और उसी पानी को फिर से यूज करता है। इस तरह से ये जो चक्र है चलते रहता है। पानी जो है उस ताप को अपने में अवशोषित कर लेता है और बाहर रेडिएटर में उसको सामान्य होने के लिए छोड़ता है। वाटर कूलिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है थर्मोसाइफन सिस्टम और दूसरा होता है फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम में किसी प्रकार के वाटर पंप की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो यूज किया जाने वाला जो रेडिएटर है वह काफी बड़ा होता है और सिलेंडर हेड से काफी ऊंचाई पर होता है। सिलेंडर हेड का जो लेवल है, जो हाइट है, उससे ऊंचा होता है। तो ये जो रेडिएटर है वह काफी बड़ा होता है। रेडिएटर जो होते हैं ऊपर का जो हिस्सा है वो अपर टैंक कहलाता है, नीचे का जो हिस्सा है लोअर टैंक कहलाता है। अपर टैंक और लोअर टैंक को पतले जो कॉपर के जो ट्यूब्स होते हैं और फिन्स होते हैं, इससे अपर टैंक का जो पानी है वो लोअर टैंक में लाया जाता है। ये पतले पतले कॉपर के ट्यूब बने होते हैं। जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, उसमें का अच्छा सुचालक होता है। ये क्या करता है, अपर टैंक से लोअर टैंक में जब आता है तो पानी का जो ताप होता है अपर टैंक में आया हुआ, उस ताप को वायुमंडल में विसरित करता है जो रेडिएटर के जो ट्यूब होते हैं, और उस ट्यूब का जो वायुमंडलीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए उसमें फिन्स बनाए जाते हैं। इस सिस्टम में होता क्या है, एक प्राकृतिक नियम का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि इसके अंदर इस सिस्टम में पानी भरा होता है। रेडिएटर जो होता है इंजन के वाटर जैकेट पे, जो सिलेंडर हेड के जो ऊपरी सेक्शन है उसको अपर टैंक से जोड़ा जाता है होस पाइप के माध्यम से, और सिलेंडर ब्लॉक के निचले हिस्से पर एक होस पाइप
रेडिएटर के लोअर टैंक से जोड़ा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। जब इंजन जब चलाया जाता है तो यहाँ कंबस्शन चेंबर में जो ताप पैदा होता है, उस ताप के प्रभाव से जो इंजन सिलेंडर है, सिलेंडर ब्लॉक है, उसमें जो वाटर जैकेट से जो बने हुए हैं, इसमें पानी भरा गया है पूरे इस सिस्टम में, तो वो पानी या जो कूलेंट है उस ताप को अपने अंदर अवशोषित कर देता है। जब यह गर्म होता है तो अपने तल से यह ऊपर की ओर उठते जाता है। तो ये जो गर्म पानी है इस सिस्टम में, थर्मोसाइफन सिस्टम में पानी जो है गर्म होता है तो वह अपने तल से ऊपर उठते जाता है। तो वह गर्म पानी जो है वह ऊपर की तल पे होता है और इस गर्म पानी के ऊपर स्थानांतरित होने से उसका जो स्थान है वो ठंडा पानी जो रेडिएटर के लोअर टैंक से आकर के उसका स्थान लेता है। तो इस तरह से ये जो चक्र है वह चलते जाते हैं। गर्म पानी जो है वह अपर टैंक में चला जाता है और उसका स्थान लेने के लिए रेडिएटर के लोअर टैंक जो ठंडा पानी है वह सिलेंडर ब्लॉक या वाटर जैकेट्स की ओर बढ़ता है। इस तरह से इसका जो स्थान है वह आगे बढ़ने से इस स्थान पर जो गर्म पानी है रेडिएटर के कोर से होता हुआ इस लोअर टैंक में पहुंच जाता है। ये जो अपर टैंक से लोअर टैंक में जब पानी आता है तो बीच में एयर स्पेस होता है। हवा जो है उस रेडिएटर कोर से जो पानी का जो ताप है, जो जिसको रेडिएटर कोर जो है, जो ट्यूब है अपने में अवशोषित कर ली थी, उस ट्यूब से जो ताप है उसको वायुमंडल जो है अपने में अवशोषित कर लेता है। इस तरह से अपर टैंक का जो गर्म पानी है जब लोअर टैंक में जब पहुंचता है तो वह ठंडा हो चुका होता है। तो ठंडा पानी जो है सिलेंडर के जो वाटर जैकेट्स होते हैं वहां पर इस तरह से वह जाते रहता है। ये जो चक्र है वह चलते रहता है। यह जो इस सिस्टम में, ये सिस्टम जो है वह ठीक तरीके से तभी काम करेगा जब किसी भी स्थान पर कोई भी प्रकार का कोई लीकेज ना हो और जो पानी है उसका लेवल जो है वह कम नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए पानी का जो लेवल है वह घट चुका है, मान लिया जाए इस लेवल तक जो पानी है इस सिस्टम में है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वह खाली है, तो होगा क्या कि जब पानी जो है गर्म होगा तो वह अपने तल से ऊपर आएगा, तो वह पानी जो है यहीं पर आकर के रुक जाएगा। यहाँ से वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जब यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो उसका स्थान लेने के लिए लोअर टैंक से पानी भी सिलेंडर के वाटर जैकेटों में नहीं जा पाएगा। इस तरह से ये जो सिस्टम है वह काम नहीं करेंगे और ये जो वाटर जैकेट का जो पानी है वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इंजन के ताप को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और इंजन जो है सीज हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें जो रेडिएटर जो यूज किया जाता है इस तरह से बड़ा बनाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, छोटे रेडिएटर से भी काम चल जाता है। फोर्स लुब्रिकेशन जो सिस्टम है इसमें जो रेडिएटर होता है वह छोटे होते हैं, थर्मोसाइफन की तरह अधिक बड़े रेडिएटर की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें एक कूलिंग फैन होता है जो वाटर पंप की जो शाफ्ट होती है उससे वह जुड़ा हुआ होता है। ये जो वाटर पंप है इंजन के जो क्रैंक शाफ्ट है फैन बेल्ट या वी बेल्ट के माध्यम से उसी क्रैंक शाफ्ट से चलता है। जब शाफ्ट जब घूमता है, वाटर पंप का जो शाफ्ट जब घूमता है तो इसमें इम्पेलर लगे होते हैं इस स्थान पर। तो ये जो इम्पेलर जो होते हैं वो पानी को पंप करते हैं और जो रेडिएटर का जो लोअर टैंक है वहां से पानी को खींच करके इंजन सिलेंडर के जो वाटर जैकेट्स हैं सिलेंडर हेड अथवा जो ब्लॉक के उसमें भेजते हैं। जब इंजन जब चलता है तो क्रैंक शाफ्ट से ही ये जो है जुड़े हुए होते हैं वाटर पंप के जो शाफ्ट हैं। तो इस तरह से जो लोअर टैंक से जो पानी है वह इंजन के वाटर जैकेटों में जाता है और सिलेंडर के जो वाटर जैकेटों का जो गर्म पानी है वह यहाँ से रेडिएटर के अपर टैंक में चला जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर पंप है वह
जो कूलेंट या पानी है उसको फोर्स से वह इस सिस्टम में सर्कुलेट कराते रहता है। तो यहाँ पर उसका बाहरी हिस्सों पर, इंजन के बाहरी हिस्सों पर जो फैन लगा हुआ है, कूलिंग फैन, बाहरी वायुमंडल से हवा को रेडिएटर के फिन से खींच करके रेडिएटर के कोर के बीच से या फिन से खींचता हुआ इंजन पर फेंकता है। इस फैन, कूलिंग फैन के उपयोग से जो रेडिएटर जो होता है उसको छोटे साइज का इसीलिए बनाया जाता है ताकि, क्योंकि ये जो कूलिंग फैन है वह हवा का जो बहाव है रेडिएटर के फिन्स पर अधिक से अधिक हवा का बहाव करता है। इससे जो कूलिंग है वह रेडिएटर से बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, हवा अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और साथ ही साथ उसी हवा को इंजन के ऊपर फेंका जाता है। बाहरी हवा को वह खींच करके वह फिन से होकर के गुजार करके रेडिएटर कोर और फिन से गुजार करके वह इंजन की ओर फेंकता है। तो इससे क्या होता है कि इंजन के बाहरी हिस्से का जो ताप है, बाहरी सरफेस का, वह हवा जो है अपने में अवशोषित करके आगे बढ़ जाती है। रेडिएटर से तो अवशोषित करता ही करता है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये कार्य करता है। जो दहन कक्ष में जो ताप पैदा होता है उस ताप को ये जो पानी है अपने में अवशोषित कर लेता है। इस पानी को सर्कुलेट करने के लिए एक वाटर पंप का यूज किया गया है जो क्रैंक शाफ्ट से वी बेल्ट के माध्यम से चलता है। इसी वाटर पंप के शाफ्ट के अगले हिस्से पर एक फैन लगा हुआ है जो रेडिएटर पर हवा का बहाव अधिक बढ़ाता है। तो इसी शाफ्ट से इम्पेलर और फैन दोनों लगा हुआ है। फैन जो है रेडिएटर पर हवा का बहाव बढ़ाता है और इस तरफ जो इंजन के सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक पर जो पार्ट जो फिट होता है, माउंट किया जाता है, वहां पर एक इम्पेलर लगा होता है। वो क्या करता है, पानी को रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी को खींच करके इंजन के वाटर जैकेटों में फोर्स से भेजता है। तो इस तरह से ये जो चक्र है वह चलते रहता है और इंजन का जो ताप है वह नियंत्रित होते रहता है या नियंत्रित किया जाता है। इंजनों में जो वाटर पंप प्रयोग किए जाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप होते हैं। ये जो पंप होते हैं, सिलेंडर हेड अथवा जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं उसके सामने की तरफ जिस तरफ रेडिएटर होता है उस तरफ इसको इंजन पर फिट किया जाता है। यह वाटर पंप फैन बेल्ट द्वारा क्रैंक शाफ्ट की जो पुल्ली होती है उसी से ड्राइव लेती है। वाटर पंप में यहाँ पर एक पुल्ली होता है जो क्रैंक शाफ्ट के सामने जो पुल्ली होती है उस पुल्ली पर वी बेल्ट के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से ही ड्राइव लेती है। इस वाटर पंप के एक सिरे पर कूलिंग फैन होता है और दूसरे सिरे पर एक इम्पेलर लगा होता है। ये जो कूलिंग फैन है ये हवा को अधिक से अधिक काट करके रेडिएटर के फिन्स पर और कोर पर हवा का बहाव बढ़ाता है और उसी हवा को इंजन के बाहरी सतह पर फेंकता है। और उसके दूसरे हिस्से पर जो इम्पेलर होता है ये रेडिएटर के लोअर टैंक में जो पानी होता है, सामान्य जिसका ताप होता है या ठंडा होता है, उस पानी को खींच करके सक करके सिलेंडर के वाटर जैकेटों में भेजता है। ये जो इम्पेलर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप के बल का जो फोर्स लगा सके इस तरह का इम्पेलर यूज किया जाता है। ये जो इम्पेलर है इस पंप हाउसिंग में बेयरिंग और वाटर सील के माध्यम से इसको सेट किया जाता है ताकि जब ये पानी का फ्लो कर रहा हो तो पानी जो है इस शाफ्ट से बाहर लीकेज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक वाटर शील का प्रयोग करते हैं। पंप शाफ्ट को निश्चित स्थान पर हाउसिंग पर फिक्स किया जाता है। तो शाफ्ट और हाउसिंग के बीच में एक बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि ये जो शाफ्ट है वह फ्री रोटेशन कर सके, स्वतंत्र रूप से वह घूम सके। जो क्रैंक शाफ्ट होता है उससे वी बेल्ट के माध्यम से इसको ड्राइव दी जाती है। बात करते हैं थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट जो होता है इंजन के वाटर जैकेटों से जो पानी रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है उस रास्ते पर एक स्विच होता है,
थर्मोस्टेट जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, इस रास्ते को खोलता है और बंद करता है। इसका जो है इस वाटर कूलिंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण इसका योगदान है कि इंजन की जो कार्यकारी जो तापक्रम होती है, वर्किंग जो टेम्परेचर लगभग 80 से 85 डिग्री सेल्सियस जो उसका वर्किंग टेम्परेचर होता है, 80 डिग्री सेल्सियस या 85 डिग्री सेल्सियस, इस वर्किंग टेम्परेचर पर इंजन को बहुत जल्दी लाने में इस थर्मोस्टेट का विशेष योगदान होता है। ये जो थर्मोस्टेट है, ये क्या करता है, जब इंजन हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन का जो ताप है वह उस समय कम होता है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ईंधन जलता है, तो इसके कल पुर्जे और जो वाटर जैकेट्स में जो पानी है उसको गर्म होने में इंजन को काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर यहाँ पे हम थर्मोस्टेट का हम यूज़ ना करें, इस तो होगा क्या, अगर यहाँ पे थर्मोस्टेट ना हो तो जैसे इंजन हम स्टार्ट करेंगे, ये जो वाटर पंप है इसको क्रैंक शाफ्ट वी बेल्ट के माध्यम से इसको घुमाता है। तो इसके जो इम्पेलर हैं पानी को सिलेंडर के वाटर जैकेटों में भेजते हैं और इंजन सिलेंडर से जो गर्म पानी है उसको रेडिएटर के अपर टैंक में भेजा जाता है। लेकिन इंजन को जब हम पहली बार जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन का जो ताप है वह कम होता है। इस समय इंजन को हम जैसे ही स्टार्ट करके अगर हम इसको लोड देना चाहें तो इंजन जो है वह बुझ जाता है, वह कार्य करने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि जो इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है वह नहीं हुआ होता है इस समय। इससे जो इंजन है जैसे ही हम उसको लोड देने का प्रयास करते हैं इंजन बुझ जाता है। तो उसको वर्किंग टेम्परेचर में लाने के लिए उसको कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ से जो वाटर जैकेट्स में जो पानी है वो जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो उसकी गर्मी को पानी अपने में अवशोषित कर लेता है और यहाँ से वह रेडिएटर में भेज देगा, क्योंकि ये वाटर पंप उसको पंप कर रहा होता है। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व इस समय नहीं है, तो वो पानी जो है गर्म पानी रेडिएटर में जाएगा और कोर से वह ठंडा होकर के फिर वापस डलाएगा। तो इस तरह से वह जैसे पानी गर्म होता है वो वापस ठंडा होने के लिए चला जाता है, तो इससे और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो वाटर जैकेट का जो आउटलेट है जो रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है, उस आउटलेट मार्ग को हम ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं और इस वाटर पंप के द्वारा जो पंप किया गया जो पानी है उसको यहाँ से एक बाईपास, जिसको बाईपास मार्ग कहते हैं, वो क्या करता है, क्योंकि वाटर पंप जो है क्रैंकशाफ्ट से चल ही रहा है, तो ये जो वाटर पंप है ये पानी को जब सर्कुलेट करता है तो ये जो पानी है बाईपास मार्ग से वापस इसी पंप में आ जाता है, रेडिएटर के अपर टैंक में नहीं जा पाता, क्योंकि इस समय जो थर्मोस्टेट वाल्व है वह बंद होता है। जब तब तक वह बंद रहेगा जब तक कि इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाता, तब तक वह बंद रहेगा। बंद रहने से जो गर्म पानी है यहीं का यहीं वह सर्कुलेट होता रहेगा और कुछ ही देर में जो इंजन का जो कूलेंट है वह गर्म हो जाएगा। जो इंजन जो है उसका जो कूलेंट है या पानी है उसका जो वर्किंग टेम्परेचर 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। अब इससे अधिक टेम्परेचर होने पर उस ताप को हमें कम करने की आवश्यकता होती है, अतः जो थर्मोस्टेट वाल्व है वह खुल जाता है और जो पानी है उसको सीधे इंजन के वाटर जैकेटों से वह अपर टैंक में चला जाता है और उसको रेडिएटर जो है उस ताप को कम करके लोअर टैंक से वाटर पंप में फिर से भेजता है। इस तरह से यह जो चक्र है वह चलते रहता है। तो ये जो थर्मोस्टेट है वह इंजन के कार्यकारी टेम्परेचर को, ताप को शीघ्र लाने में प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट दो प्रकार के होते हैं, एक बेलो टाइप और दूसरा वैक्स पैलेट टाइप। जो बेलो टाइप होता है वह इस तरह से होता है, ये जो चैम्बर है, ये जो इंजन के जो वाटर जैकेट्स हैं, जो सिलेंडर हेड वहाँ से जो रेडिएटर के अपर टैंक में जो जाता है,
ये वाला जो रास्ता, इस रास्ते में ये जो वाल्व है अपनी सीट पर इस तरह से फिट किया हुआ होता है और इसका जो बैलो है वह सिकुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से यह बंद पोजीशन में है और ये खुला हुआ पोजीशन है। इसमें जो इसके बैलो हैं वो फैल चुके हैं और ये जो है अपनी सीट से ये जो वाल्व हैं ये खुल चुके हैं और यहाँ से जो पानी है वह सर्कुलेट हो करके रेडिएटर के अपर टैंक में चला जाता है। लेकिन इस स्थिति में जो गर्म पानी है वह रेडिएटर के अपर टैंक में नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपनी सीट से चिपका हुआ है, सीट को वह बंद रखा हुआ है। बैलो टाइप में ये जो बैलो है इसके अंदर एक तरह का ये बैग है, इसके अंदर एक इथाइल भरा हुआ होता है जो सामान्य ताप पर, कम ताप पर यह सिकुड़ा हुआ होता है। इस समय ये जो वाल्व है अपनी सीट से बंद रहती है और इंजन के वाटर जैकेट से जो पानी है, गर्म पानी, उसको रेडिएटर के अपर टैंक में जाने नहीं देता, उसको रोक कर रखती है। जब इंजन का जो पानी है या जो कूलेंट है वह अपने वर्किंग टेम्परेचर से अधिक होने लगता है तो उस ताप पर ये जो इसमें जो भरा हुआ जो इथाइल है वह फैलने लगता है और उसके फैलने से जो वाल्व है अपनी सीट से ऊपर हट जाता है और जो गर्म पानी है उसको जाने के लिए आगे रास्ता मिल जाता है और गर्म पानी रेडिएटर के अपर टैंक में ठंडा होने के लिए चला जाता है, उसको एक रास्ता मिलता है। तो इस तरह से ये जो बैलो टाइप हैं ये काम करते हैं, बैलो टाइप थर्मोस्टेट। दूसरा है वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट वाल्व। बनावट कुछ इस तरह का होता है, इसमें एक स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वैक्स एलिमेंट टाइप के जो थर्मोस्टेट हैं ये अधिकतर आजकल ऑटोमोबाइल की जो गाड़ियां हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये बनावट में काफ़ी मजबूत हैं बैलो टाइप की अपेक्षा। बैलो टाइप में जो बैलो है वह अधिक पंचर होने की संभावना अधिक होते हैं, ये इसमें पंचर होने की संभावना उससे कम होते हैं, इसलिए ये काफ़ी अधिक विश्वसनीय है। इसका जो प्रयोग है वह ज़्यादातर किया जाता है। इसके अंदर जो तांबे का जो खोल है इसके अंदर वैक्स भरी जाती है। ये जो वैक्स है इसके अंदर जो सामान्य ताप है उस समय यह सिकुड़ा हुआ होता है, इस समय ये जो स्प्रिंग है वह प्रबल होता है और अपनी टेंशन से ये जो वाल्व है इसको अपनी सीट से बंद रखे हुए होता है। तो पानी जो है या कूलेंट जो है इससे सर्कुलेट नहीं हो पाता, इस सीट से सर्कुलेट नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही जो इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है वह 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है तब ये जो वैक्स है वह फैल जाता है और स्प्रिंग के विरुद्ध जो है वह वाल्व को नीचे की ओर लेके आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ से उसको रास्ता मिल जाता है और जो कूलेंट है अथवा पानी है वो इस रास्ते से पार हो सकता है और वह रेडिएटर के अपर टैंक में ठंडा होने के लिए चला जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व जो है इसका प्रयोग इंजन के वर्किंग टेम्परेचर पर शीघ्र लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इंजन ओवरहीट होता है तो इसका कारण थर्मोस्टेट भी हो सकता है। इसका जो स्विचिंग है खुलने और बंद करने का जो टेम्परेचर के अनुरूप, वर्किंग टेम्परेचर के अनुरूप इसको खुलना होता है तो इस टेम्परेचर पर अगर यह नहीं खुलता है, ये वाल्व अगर बंद ही रहते हैं वर्किंग टेम्परेचर पर भी, तो इंजन का जो टेम्परेचर है वह बढ़ने लगता है, क्योंकि जो कूलेंट है वह अधिक गर्म हो जाता है और रेडिएटर के अपर टैंक में ठंडा होने के लिए उसको जाने नहीं देता ये थर्मोस्टेट वाल्व। तो ऐसे में थर्मोस्टेट वाल्व की चेकिंग करना अनिवार्य होता है जब इंजन ओवरहीट हो रहा हो। इसके लिए एक पात्र लेते हैं, थर्मोस्टेट की जांच करने के लिए एक पात्र लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ हो और उस पानी भरे हुए पात्र में ये जो थर्मोस्टेट है उसको किसी धागे से बांध करके लटकाया जाता है। लटकाने का कारण ये है कि ये जो थर्मोस्टेट है इस पात्र में किसी भी स्थान पर वह संपर्क ना करे, पानी के बीचों बीच वह डूबा हुआ हो और उसको पात्र को नीचे से उसको हम आग जलाते हैं
पानी को गर्म करते हैं और बीच बीच में थर्मामीटर से इसकी हम पानी का जो टेम्परेचर है उसको नोट करते रहते हैं। जो पानी का जो टेम्परेचर है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस जो इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर ये देखते हैं कि ये जो थर्मोस्टेट है ये अपनी सीट से ये जो वाल्व है वह खुलता है अथवा नहीं। अगर खुलता है तो थर्मोस्टेट वाल्व सही है, अगर उस टेम्परेचर पर, वर्किंग टेम्परेचर पर जो थर्मोस्टेट वाल्व है अपनी सीट से नहीं हटता है, नहीं खुलता है, तो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वह खराब है, समझकर उसको बदल देना होता है। थर्मोस्टेट वाल्व की मरम्मत नहीं की जाती, ऐसे परिस्थिति में थर्मोस्टेट वाल्व बदल दिया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।